ओके, तो कल हमने ब्रूनर किया, ब्रूनर, लेकिन मैं मेरी तरफ से कर रहा हूं, ठीक है ना, ये मत कहना कि सबकी कर दी, वो तो वो जाने, आपके जो सर पढ़ाते हैं वो जाने। तो कल ब्रूनर पढ़ा, ब्रूनर है ना। ब्रूनर के बारे में देखो 2-3 बातें याद रखना। एक तो ब्रूनर ने पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में कंस्ट्रक्टिविज्म लागू किया था, याद रहेगा। तुम ध्यान दो, अब तो ध्यान दे देनी हो। हाँ, दूसरी बात, निर्मितवाद क्या बोलता है? निर्मितवाद बोलता है कि ज्ञान का निर्माण किया जाता है और वो बाहर नहीं बल्कि अंदर। लेकिन बाहर वाले लोगों की जरूरत है कि नहीं है? जरूरत तो है। किस बात के लिए जरूरत है? सुविधा प्रदान करते हैं, सहयोग देते हैं, चीजों को सरल करते हैं। इस चीज को वाइगोत्स्की ने बोला था ZPD और ब्रूनर ने बोला है स्कैफोल्डिंग। ये बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, याद रखना। स्कैफोल्डिंग किसने दिया? तो हमेशा बोलना ब्रूनर। वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग नहीं दिया, लेकिन वाइगोत्स्की ने दिया ZPD। क्या दिया? लेकिन दोनों एक दूसरे के समान अर्थों में काम में लिए जाते हैं, इसलिए जब हम वाइगोत्स्की पढ़ते हैं तब भी स्कैफोल्डिंग पढ़ते हैं। यह बात ध्यान रखना। दूसरी बात महत्वपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण, ब्रूनर और पियाजे में लड़ाई है। पियाजे कहते हैं कि जब तक बच्चा जैविक रूप से, क्योंकि पियाजे आनुवंशिकता को महत्वपूर्ण देते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं ना, तो पियाजे कहते हैं आनुवंशिक रूप से, बायोलॉजिकल रूप से जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होता तब तक हम उसको नहीं पढ़ाएं, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। पर ब्रूनर इसके खिलाफ है। ब्रूनर कहते हैं कि जैविक परिपक्वता से कोई लेना देना नहीं है, उम्र के हिसाब से कोई कितना बड़ा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो पहले बच्चों को सरल चीजें पढ़ाओ और उसके बाद में कठिन कॉम्प्लेक्स बताओ, ठीक है, स्पाइरल करके बताओ। कैसे बताओ? स्पाइरल करके बताओ, तो फिर वो उसमें मास्टरी भी हासिल होगी। और खास बात, किसी भी उम्र में किसी भी बच्चे को हम कुछ भी सिखा सकते हैं। यह स्टेटमेंट जाने कितनी बार आया है और आपको मिलेगा परीक्षा में गारंटी से। यह दूसरी बात। इसका मतलब ब्रूनर पियाजे की जो थियरी है वो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट समझते हो? खंडित है, असतत है। उसको ये सतत बताते हैं। क्या बताते हैं? सतत। और एक लड़ाई और है, वो है भाषा वाली। भाषा के साथ संस्कृति भी जुड़ी है। तो पियाजे भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण नहीं मानते, लेकिन ब्रूनर महत्वपूर्ण मानते हैं और वाइगोत्स्की मानते हैं। इवन ब्रूनर और वाइगोत्स्की दोनों ये कहते हैं कि लैंग्वेज, भाषा और कल्चर, लैंग्वेज एंड कल्चर दोनों बच्चे के विकास में सहायक हैं। और पियाजे कहते हैं कि ये बच्चे के विकास में सहायक नहीं है, बल्कि बच्चा जो विकास करता है उसका एक्सप्रेस करने के लिए भाषा काम में ली जाती है, सहायक नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात याद रखिए। इतनी बातें याद रहेंगी। एक और टर्म कई बार पूछी जाती है परीक्षाओं में, और वो ये है कि एक तो होता है डेवलपमेंट, ठीक है, एक है लर्निंग। सुन रहे हो ना? एक होता है डेवलपमेंट, विकास, और एक है लर्निंग, मतलब सीखना। ध्यान देना, इसमें बहुत बार प्रश्न आता है। पियाजे एक तरफ है और वाइगोत्स्की और ब्रूनर एक तरफ है, ठीक है। दोनों में एक तो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग। डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग का मतलब डेवलपमेंट पहले होता है और लर्निंग बाद में होती है। और एक ये कहते हैं लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, लर्निंग पहले है, उसी के कारण से विकास है। तो विकास को पहले बताते हैं, अधिगम को बाद में बताते हैं। वो कौन है? बोलो, शाबाश, वो है पियाजे। पियाजे विकास को पहले बताते हैं और लर्निंग को बाद में बताते हैं। लर्निंग की जगह भाषा भी यूज कर सकते हैं, भाषा भी बाद में है। और वाइगोत्स्की और ब्रूनर दोनों क्या बोलते हैं? ये दोनों कहते हैं लर्निंग पहले होती है और डेवलपमेंट बाद में होता है। भाषा पहले है और भाषा के कारण से ही विकास होता है। यह बात भी ध्यान रखना, आप ध्यान रखोगे। एक और महत्वपूर्ण बात कि साहब, वो अलग से टॉपिक है रीट का, मैं कराऊंगा आपको, चिंतन और भाषा, जिसमें बेंजामिन वोर्फ का नाम भी आएगा। उसमें ब्रूनर और वाइगोत्स्की और पियाजे तीनों का नाम है। सुन रहे हो एक मिनट के लिए कि साहब, भाषा पहले उत्पन्न होती है या फिर विचार पहले उत्पन्न होता है? तो विचार बोलो या चिंतन बोलो या डेवलपमेंट बोलो या लर्निंग बोलो, एक जैसी बातें होती हैं, ठीक है ना। तो भाषा पहले आती है कि विचार पहले आता है ना? किसने क्या बोला वो ध्यान रखना है ना। तो ये थ्योरी बनानी है कि विचार पहले आता है, ना ये बनानी है कि भाषा पहले आती है। अब सुने आप, अब तक के इस असेसमेंट से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो
कि ये कौन कह सकते हैं कि विचार या चिंतन पहले होता है और भाषा बाद में? कौन? पियाजे, याद रखना। तो पियाजे कहते हैं कि विचार या चिंतन पहले उत्पन्न होता है और भाषा बाद में आती है। वो कहते हैं कि छोटा, बड़ा, दूर, पास, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बच्चा दिमाग में पहले समझ लेता है और छोटा बड़ा शब्द बाद में बोलता है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो पियाजे क्या बोलते हैं? विचार पहले की भाषा विचार। लेकिन ब्रूनर और बाकी लोग कहते हैं कि भाषा पहले और विचार बाद में। इसमें वाइगोत्स्की भी शामिल है, लेकिन वाइगोत्स्की की एक बात और है अलग, वो परीक्षा में आती है। आप में से कोई बता सकता है वो कौन सी? वो ये वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होते हैं और शुरू के 2 से 3 वर्ष तक ये दोनों अलग अलग होते हैं। उसके बाद भाषा विचार को प्रभावित करने लगती है। तो ये तीनों बातें परीक्षा में आती है। हालांकि डिफरेंट टॉपिक है थिंकिंग एंड लैंग्वेज का, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा स्पेशली रीड के लिए। ठीक है, तो मोटे तौर पे थोड़ी सी बात समझ में आई आपको। अब ब्रूनर की हम कल बात कर रहे थे, तो ब्रूनर ने जो जो चीजें दी हैं वो आपको पता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना, डिस्कवरी लर्निंग। कौन सी लर्निंग? डिस्कवरी लर्निंग का नाम आ जाए तो किसका नाम लेंगे? बोलो, ब्रूनर का। स्पाइरल करिकुलम किसका नाम लेंगे? बोलिए, ब्रूनर का। ब्रूनर ने एक मॉडल दिया है, वो हम पढ़ेंगे जब मॉडल्स पढ़ेंगे तब। वो है संप्रत्यय को समझने का, कॉन्सेप्ट को समझने का, जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कौन सा? कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी किसने दिया? ब्रूनर ने। और कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा इसके लिए ब्रूनर ने डिडक्टिव थिंकिंग की बात नहीं करी, बल्कि इंडक्टिव थिंकिंग की बात करी है। कौन सी थिंकिंग की बात करी है? इंडक्टिव थिंकिंग की बात करी है, जिसको हम बोलते हैं आगमनात्मक चिंतन। एक और खास बात, ब्रूनर कहते हैं कि बच्चा जब ज्ञान का निर्माण करता है तो उसके लिए एक शब्द देते हैं वो, और वो शब्द है कोडिंग। कौन सा शब्द है? कोडिंग। और कोडिंग बच्चा 3 तरह से करता है। कितने तरह से करता है? 3 तरह से। सबसे पहले एक्शन, गामक अनुक्रियाएं, उसके बाद इमेज, बिंब, प्रतिबिंब, और उसके बाद भाषा, यस, लैंग्वेज। सबसे पहले एक्शन, सबसे पहले, उसके बाद इमेज, बोलिए, और उसके बाद लैंग्वेज, बोलिए, लैंग्वेज। तो एक्शन, इमेज, लैंग्वेज मैंने आपको तीनों लिखवा दिए। एक्शन जिसमें होता है उसमें ना तो इमेज बनती और ना ही लैंग्वेज आती है, वो इनएक्टिव स्टेज है। वो कौन सी है? इनएक्टिव स्टेज है। हिंदी में कोई भी नाम आ सकता है, कोई चिंता नहीं है। फिर जब इमेज बनने लग जाती है 1.5 वर्ष बाद, 1.5 वर्ष तक इनएक्टिव स्टेज है। मस्कुलर मेमोरी है, सुन रहे हो ना? जब इमेज बनने लग जाती है 1.5 साल के बाद 6 वर्ष तक, तो उसको क्या बोलते हैं? आइकॉनिक स्टेज। उसको क्या बोलेंगे? आइकॉनिक स्टेज। उसमें हर चीज को समझने के लिए इमेज इंपॉर्टेंट होती है, और इमेज हमारे दिमाग में बनने वाला बिंब है। क्या है? इसलिए इस अवस्था को प्रतिमा परक अवस्था भी कहते हैं। प्रतिमा वही है, इसलिए इसका दूसरा नाम प्रतिबिंबात्मक अवस्था है। सुन रहे हो? लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना, उसके बाद 6 वर्ष के बाद आ जाएगी भाषा। क्या आ जाएगी? याद रखना, आप हमारे बच्चे हो, जैसे सुनीता याद रखती है। भाषा के लिए हम बोलते हैं संकेत या प्रतीक। क्या बोलते हैं? संकेत या प्रतीक। इसलिए 6 वर्ष के बाद वाली तीसरी स्टेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतीकात्मक अवस्था या फिर संकेतात्मक अवस्था। लेकिन इंग्लिश में क्या? सिंबोलिक याद रखना है। क्या याद रखना है? सिंबोलिक। तो 3 शब्द याद रख लेना, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबोलिक। बोलो, इनएक्टिव, सिंबोलिक। इनएक्टिव कब तक है? 0 से 18 माह तक। आइकॉनिक है 18 से 6 वर्ष तक, और सिंबोलिक है 6 वर्ष के बाद। सिंपल बात। एक बार परीक्षा मैंने देखा था, जब आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप इनएक्टिव पढ़ रहे हो, सिंबोलिक पढ़ रहे हो, लेकिन मैंने देखा है परीक्षा में ऐसा आया है कि तीसरी अवस्था का नाम प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक, संकेतात्मक है ना। और दूसरी अवस्था का नाम उन्होंने क्या दे दिया? हिंदी के बच्चे ध्यान दें, अनुप्रतीकात्मक। क्या नाम दिया? तो ऐसा दिया था कि साहब सक्रिय, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक सीक्वेंस बनानी थी। तो कहीं पे अनुवाद में, कहीं पे पहले। लेकिन इंग्लिश में जिन्होंने पढ़ लिया उनको कोई टेंशन ही नहीं हुई। इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबोलिक उनका सही हो गया। फिर भी ऐसी बात कभी आए तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमको शब्दों से खेलना भी तो सीखना है। बात समझ आ रही ना? तो अनुप्रतीकात्मक अवस्था कौन सी है? तीसरी की पहली की दूसरी? बोलो, दूसरी। क्योंकि प्रतीकात्मक कौन सी है? तीसरी। क्लियर? ब्रूनर के 3 स्टेटमेंट बहुत मशहूर हैं, बहुत प्रसिद्ध है। तो अभी फाइनली ये लिख लो, आप लिखें, ब्रूनर महत्वपूर्ण कथन। ब्रूनर महत्वपूर्ण कथन।
बच्चा, ब्रूनर कहते हैं बच्चा वातावरण से अंतरक्रिया करके, ये बात जो है ना, वातावरण से अंतरक्रिया करना, ये सब लोग ही मानते हैं, निर्मितवादी सारे ही मानते हैं ना। बच्चा वातावरण से क्या करके, अंतरक्रिया करके ज्ञान को पुनर्रचित, रिकंस्ट्रक्शन इंग्लिश का एक शब्द है, पुनर्रचित व पुनः श्रेणीबद्ध, रिकंस्ट्रक्ट करता है, पुनः श्रेणीबद्ध करने में बड़ी तत्परता दिखाता है, बड़ी तत्परता दिखाता है। जेरोम एस ब्रूनर, यह ब्रूनर का पहला स्टेटमेंट है। बच्चा वातावरण से अंतरक्रिया करके ज्ञान को पुनर्रचित या पुनः श्रेणीबद्ध करने में क्या दिखाता है, बड़ी तत्परता दिखाता है। आप ये मत कह देना साहब ये तो तत्परता के खिलाफ है, वो तत्परता कोई और है, ये तत्परता कोई और है। ओके, इस सेंटेंस से पता लगता है कि ब्रूनर इंटरेक्शनिस्ट है, वातावरण से अंतरक्रिया की बात करते हैं, और वो तो करते ही है, कल्चर लैंग्वेज को महत्वपूर्ण मानते ही है। दूसरी बात, ज्ञान को पुनर्रचित करना निर्मितवाद की खास बात है ही, इसलिए कोई चिंता नहीं है। लिख लिया सबने? जल्दी से बताओ क्या बोला। बच्चा वातावरण से अंतरक्रिया करके ज्ञान को पुनर्रचित और पुनः श्रेणीबद्ध करने में क्या दिखाता है, तत्परता दिखाता है, जल्दी दिखाता है। स्टेटमेंट नंबर 2, और ये कल्चर के बारे में है, संस्कृति के बारे में। ये परीक्षा में आया था, सोशल मीडिया में बहुत चला था। ये किसने कहा, लिखो। बच्चा दूसरा स्टेटमेंट है ब्रूनर का, बच्चा नग्न बंदर। अब नग्न बंदर से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा बन गया, तो खूब ग्रुप्स में फेसबुक पे खूब चला था कि ये किसका है। हमारे बच्चों ने तो एक झटके में बोल दिया, बच्चा नग्न बंदर नहीं बल्कि संस्कृति युक्त मानव है। बच्चा नग्न बंदर नहीं बल्कि संस्कृति युक्त मानव है, जिसका संस्कृति के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। ये दूसरा स्टेटमेंट है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो कीवर्ड्स आप कोई भी ले सकते हो। बच्चा नग्न बंदर नहीं बल्कि संस्कृति युक्त मानव है, जिसका संस्कृति के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। जेरोम ब्रूनर। तो कोई भी कीवर्ड ले सकते हैं, ठीक है ना। संस्कृति से जोड़ देना आप ब्रूनर, क्योंकि वाइगोत्स्की का तो स्टेटमेंट तो कोई परीक्षा में पूछते नहीं है, ठीक है ना। संस्कृति 2 बार आया है, ठीक है। वैसे भी अलग सा स्टेटमेंट है। वैसे पहले वाला जो था उसे पुनर्रचित का मतलब रिकंस्ट्रक्शन, ज्ञान का कंस्ट्रक्शन तो निर्मितवादी करते हैं, और निर्मितवादी में पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर ही है, तो स्टेटमेंट ब्रूनर का वैसे याद रह जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट तो आराम से याद रहेगा। लिख लिया सबने? बोलो जल्दी से, क्या लिखा। बच्चा नग्न बंदर नहीं बल्कि संस्कृति युक्त मानव है, जिसका संस्कृति के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। और तीसरा स्टेटमेंट, ये तो ब्रूनर इसके लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं बोलो? पियाजे के खिलाफ। कि साहब जरूरी नहीं कि उम्र के हिसाब से बड़ा हो। लिखो ब्रूनर का स्टेटमेंट नंबर 3, किसी भी बालक को किसी भी अवस्था में, किसी भी बालक को किसी भी अवस्था में कोई भी बात, किसी भी बालक को किसी भी अवस्था में कोई भी बात सिखाई जा सकती है।
सिखाई जा सकती है। ब्रूनर। किसी भी बालक को किसी भी अवस्था में कोई भी बात सिखाई जा सकती है। ये बेहतरीन बात बताने वाले भी कौन है? ब्रूनर हैं। हालांकि उनका पूरा स्टेटमेंट ये है कि किसी भी बालक को कोई भी बात किसी भी अवस्था में सिखाई जा सकती है अगर वह उपयोगी और वास्तविक रूप में प्रस्तुत की जाए। वास्तविक रूप का मतलब है स्ट्रक्चरल फॉर्म में पेश की जाए, और उपयोगी का मतलब है समाज संस्कृति से जोड़ के सिखाई जाए। पर इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही परीक्षा में काफी है, काम हो जाएगा और आएगा गारंटी से। ब्रूनर के 3 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट जरूर आता है। ओके, अब कल से अपनी तो छुट्टी रहेगी। अभी मैं जो आपको अभी टेस्ट दिया था ना, उसके सॉल्यूशन बता रहा हूं, और इसके बाद हम ऐप पे टेस्ट लेंगे, है ना। वो जैसे आप वापस आओगे तब तक जो पढ़ा है वो पूरा लेंगे, उसमें आपको रैंक वैंक देंगे। कर ले इसको। आप लाए हो पेपर? नहीं लाए तो देख लेना, आप नोट डाउन कर लेना इसको। ओके, पेन कहां आएगा? पेन ये रहा। पेन क्यों नहीं है? ये क्या हुआ? पेन कहां है? पेन बताओ ना, तुम आओ। किस पे करूं? नोट्स पर? अरे वाह, अपने आप ही हो गया। अभी क्लास छोड़ के बात करूंगा आधे घंटे बाद। हेलो, हाँ बताओ बताओ। ओटीपी आएगा? हाँ हाँ, पूछो पूछो, जल्दी पूछो। ओटीपी भेज दियोगे थे? चलो मैं बताऊं। $88,3502। हाँ लिखो 883502 3502। ओके ओके, एक बार भेजो। पे मैनेजर है ना? भेजो। कंटिन्यू चालू रखोगे? ओके, चलो बच्चों आइए। पहला सवाल, नकारात्मक पुनर्बलन का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास। अब देखो, मित्रों के द्वारा उपहास का मतलब क्या हुआ? फ्रेंड्स क्या करते हैं? उपहास का मतलब हंसी उड़ाते हैं। तो इसका मतलब हमारी कोई, हम पे कुछ, कोई ना कोई कुछ कह रहा है तभी तो उपहास हुआ ना। इसका मतलब वो तो कुछ जोड़ते हैं। तो ये क्या हुआ बताओ मेरे को, क्या हुआ? मित्रों के द्वारा उपहास क्या होगा? ये होगा सकारात्मक दंड, क्योंकि कुछ जोड़ रहे हैं और खराब चीज जोड़ रहे हैं तो सकारात्मक दंड है। मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, यही तो बात है। यस, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना नकारात्मक दंड है। क्यों है नकारात्मक दंड बताओ? क्योंकि बर्बाद कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ जा रहा है। और क्या जा रहा है? समय। अच्छी चीज है कि खराब समय? अच्छी चीज जा रही है तो नकारात्मक दंड है। शाबाश, ऐसे समझो आप। फिर इसी तरह से तीसरा, एक सेकंड यार, हाँ याद रखना, 350789 350789। ओके, ये मेरे वो, चलिए बात समझ आ रही है आपको?
मीन मेक निकालना बंद करना, मीन मेक मतलब कमियां, ठीक है ना, कमियां, और कमियां बंद कर दी, कमियां बंद कर दी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब खराब चीज हट गई, और खराब हटती है तो होता है नकारात्मक पुनर्बलन, परीक्षा में है। तो इसका सही जवाब है मीन मेक निकालना बंद करना। ऐसे सवाल आएंगे परीक्षा। नंबर 2, दूसरा देखो, अब क्या करें, किस पे जाएं अब, हाँ, स्क्रॉल कैसे करूं, ये उनको एक बार बुलाओ धर्मेंद्र जी को, बेटा धर्मेंद्र जी को बुला के ला। चलिए, अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम है, पुनर्बलन क्या हो सकता है क्या, उद्दीपन अनुक्रिया, दो तो नहीं है, ऐसे अपन भी कर सकते हैं, ऐसे क्या बात है, ट्राई तो करें। धर्मेंद्र जी आओ यार, लफड़ो, प्रॉब्लम आया कि या तो पेन कौन चाला है, पेन चाला है तो आग कौन चाला है, हटे बैठो थे हो गया, थारे भी हो गए हैं, अच्छा हैंग हो गो, अब हैंडल विद केयर है हर चीज, ये भी वैसे ही है, फिर बंद करके कर दो, हाँ करो तो, बहुत मूड बन रहा था ये करने का, है ना, मैं तो कल से, मेरी तो बता दी है बाकी, और वो तो कल से बता दी है मेरी तो ऐप पर भी, और बाकी देख लेगा, चला लिएगा। रिकॉर्डिंग चालू है ना, मन थोड़ी करिए, रिकॉर्डिंग चालू है ना, ठीक है, तो क्या दिक्कत ना, एडिटिंग जरूरत ही नहीं, बढ़िया है, बच्चा बढ़िया लगे चीज़ आगे, नहीं अभी दुख पाओगे अपन पढ़ाता सर, आप इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, तो अपन के लिए मेहनत कर रहे हैं आप, जब पेन नहीं हो तो बिना पेन के बता दें आपकी बार, अब देखो जी, पेन हो फिर, फिर अच्छा ठीक है, फिर भी बैठे ही रहे 10 मिनट, है ना, ओके। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा देखो, इस पे आए, फिर ऐसा करें, ओके। अगला देखो, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, तो बोलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, बोलो, सी फॉर कैट, यानी अंतर्दृष्टि अधिगम किसका है, कोहलर वाला है, किसका है, कोहलर वाला है। यार संदीप जी आज तो थे, आया ही क्यों नहीं, बहुत ओढ़ में मिल रहे हैं, अब तो मैं धर्मेंद्र जी को कराए हुए थे, कितना दुख पाया मैं, बोलो, है ना,
तो गेस्टाल्टवादी दो ही चीजों को महत्वपूर्ण मानते हैं। आपको पता है गेस्टाल्टवाद दो चीजों को महत्वपूर्ण मानता है, एक तो समग्र रूप से देखने को और दूसरा प्रत्यक्षीकरण को। प्रत्यक्षीकरण ज्ञान की कौन सी सीढ़ी है? दूसरी सीढ़ी है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? चीजों को समझना, कैसे हम कैसे परसीव करते हैं, कैसे समझते हैं उसको। तो यहां समग्र आकृति प्रत्यक्षण राइट आंसर है। ओके, हो गया समग्र आकृति प्रत्यक्षण राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लेविन, लेविन याद है आपको, कूट लेविन फील्ड थ्योरी, कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा नहीं है? विभेदीकरण, जीवन दायरा, वेक्टर कर्षण, तलरूप। हाँ, पहला दूसरा? पहला बता रहे हो? अरे वाह, शाबाश, राइट आंसर। क्योंकि आपको याद है ना, लाइफ स्पेस था, ये प्रॉब्लम आ रही है, लाइफ स्पेस था ना, ध्यान ध्यान है आपको यार, गड़बड़ी है तो। ओके, आपको याद है ना, हमने ऐसे बनाया था, ये लाइफ स्पेस था। हर चीज ध्यान रखना, परीक्षा में कोई भी बता सकती है। इसमें पर्सन पी, गोल याद है, यहां उसको बैरियर थे, रुकावटें, यहां ड्राइव फोर्सेस थी, ये ड्राइव फोर्सेस बैरियर वेक्टर वैलेंसीज है, ठीक है, ये लाइफ स्पेस है। और क्या था, एक सूत्र था B इक्वल्स टू FPE। ओके, तो उन्होंने जीवन दायरा भी बताया था, वेक्टर वैलेंसीज बताई थी, और तलरूप टोपोलॉजी तो बताया ही था। इनके सिद्धांत का नाम ही टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी क्या था याद करो, कि दबाव, तनाव, खिंचाव बहुत से आते हैं, फिर भी मूल रूप वही रहता है। और ये जो आपके रेखा गणित से ये शब्द इन्होंने लिए हैं, तो ये भी गणितज्ञ थे। गणित से बहुत सी चीजें आई हैं साइकोलॉजी में, पता है ना, पर मैथ्स के बच्चे कितना समझते हैं बात अलग है। ओके, तो इसका सही जवाब नीचे वाली तीनों चीजें तो बताई है कूट लेविन साहब ने, और ऊपर वाली विभेदीकरण नहीं बताई। अगला है, अनुबंध होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम क्या है? तो कितना बढ़िया सा सवाल है, ये सारी परीक्षाओं में कई कई बार आए हैं, फर्स्ट ग्रेड में स्पेशली। सही रूप कौन सा है? तो देखो, हम आपको याद है हमने बात करी थी पैवलोव में, इधर स्टिमुलस था, इधर रिस्पॉन्स था ना। स्टिमुलस में सबसे पहले था भोजन, था ना, और उधर थी लार। भोजन का नाम क्या था? यूसीएस था, तो भोजन यूसीएस है, और ये लार क्या थी? यूसीआर थी। अब यूसीएस को हम ये सी काट दो तो यूएस भी बोल सकते हैं, यूएस यूआर हो गया। दूसरी बार में दो उद्दीपक आ गए, एक तो सीएस और एक यूएस। पर इस बार जो लार आई वो क्या थी? भोजन के लिए कि घंटे के लिए कि दोनों के लिए? भोजन के लिए, इसलिए वो यूआर थी। और तीसरी बार केवल सीएस, तो क्या था? सीआर था। अब इसमें देखो, यूएस मतलब भोजन, यूआर मतलब भोजन वाली लार, सीआर मतलब घंटे वाली लार, कोई मतलब नहीं है। बोले कोई मतलब है इसका? सीएस मतलब बताओ, सीएस क्या है? घंटी। सीएस क्या है? घंटी। और सीआर क्या है? कौन सी लार? घंटी वाली लार। और यूआर क्या है? भोजन वाली लार। तो कोई मतलब ही नहीं है, घंटी, घंटी वाली लार, भोजन वाली लार, नो। ये देखो, यूआर मतलब भोजन वाली लार, ये यूएस मतलब भोजन, और ये घंटी। अब देखो, यहां ये घंटी, ये भोजन, और ये, यानी ये वाली बात है। इसका मतलब ये तीसरा राइट है, चौथे में विपरीत क्रम दे दिया। ये अगर पहले सीएस देते, जैसे इसका उल्टा है ना चौथा, तो तीसरा राइट आंसर होगा। क्यों होगा सबको पता है? पता है ना, नहीं तो फिर पैवलोव का वीडियो वापस देख लेना घर पे जाके। ओके, अगला सवाल, एक बच्चे को हर दो सही उत्तरों के लिए स्टार मिलता है। स्टार मिलता है दो उत्तरों के लिए। वैसे स्टार मिले तो आपको इकोनॉमी भी याद रखना है ना? क्या था वो? टोकन इकोनॉमी। शाबाश, किसने बोला? अरे वाह पारुल, यस, स्टार का मतलब टोकन इकोनॉमी भी है। लेकिन यहां टोकन इकोनॉमी नहीं पूछा, यहां क्या पूछा है? गए ऊपर है। ओके, तो हर दो सही उत्तरों पे तो फिक्स है। दो सही उत्तर का इसका मतलब ये अनुपात की बात करेंगे या अंतराल की? अनुपात की। अंतराल तो होता है समय, हर बुधवार कहते तो हर 5 तारीख कहते तो या हर 15 मिनट बाद कहते तो ज्यादा समय, इंटरवल। और ये है अनुपात, रेशियो, तो ये अनुपात है, ठीक है। पर अनुपात कौन सी है? परिवर्तनीय अनुपात नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक दो सही उत्तरों पे है। इसलिए इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? यस, निश्चित अनुपात सुदृढ़ी। बोलो,
चलिए तो चौथा राइट आंसर है, ठीक है ना। अगला देखो 67 का, निम्नलिखित में से अधिगम के किन के सिद्धांत में पुनर्बलन, रिइंफोर्समेंट तथा अभ्यास, प्रैक्टिस दोनों को ही महत्वहीन माना गया? टोलमैन, गथरी, कोहलर, कॉफका, बेंडूरा। बोलो बोलो, शाबाश, गुथरी राइट आंसर है। गुथरी दोनों चीजों को महत्वपूर्ण नहीं मानते, लेकिन अगर यह आता कि पुनर्बलन को कौन कौन महत्वपूर्ण नहीं मानते तो गुथरी के साथ किसका नाम, बोलिए किसका नाम, टोलमैन का नाम आता। शाबाश, तो इसका आंसर है गुथरी। नेक्स्ट, निम्न में से अनुबंध का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों पर आधारित रहता है? जहां भी परिणाम का नाम आ जाए, दो लोगों की बात करनी चाहिए हमको। किस किस की? स्किनर और थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने पहले बोला था ये परिणाम प्रभाव का नियम, फिर स्किनर। तो ये वाला सिद्धांत बहुत बार परीक्षा में आता है। क्या है? उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर, इसका मतलब क्या हुआ बताओ कोई, चलो इसको बताओ। कौन सा अनुबंध का कौन सा प्रकार? तो देखो समझो चीजों को, परीक्षा में कितना सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपके लिए दिया रहता है ये अच्छा ओके। यानी अनुबंध का कौन सा प्रकार, इसका मतलब इस सवाल में केवल अनुबंध वाले ही आपको बताने, और अनुबंध वाले दो ही हैं, एक तो पेवलो, दूसरा स्किनर। दूसरी बात, उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने का मतलब स्टिमुलस से रिस्पॉन्स दोनों का एसोसिएशन। स्टिमुलस का एसोसिएशन भी होता है, रिस्पॉन्स का भी होता है, तो दोनों का एसोसिएशन की बात करेंगे। तो दोनों के एसोसिएशन की बात मत करो, इसका मतलब पेवलो की बात करो ही मत, तो फिर किसकी करो, स्किनर की करो। स्किनर ने कौन सा दिया, क्रिया प्रसूत दिया। ये किसने दिया, स्किनर ने। और याद करें, ध्यान दें, ये किसका, पेवलोव का। ये किसका, पेवलोव का। ये किसका, पेवलोव का। ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। इवन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं तो ये कहता हूं कि क्या बोलूं, मेरे सामने रख दो आप, मेरे को प्रश्न मत दिखाओ, मैं 4 ऑप्शन देके आंसर दूंगा और मेरे 90% सही होंगे। मेरे 90% सही होने का मतलब आप तो मेरे से बेहतर मेमोरी रखते हैं, आप तो मेरे से बेहतर, हम तो नींद में रहते हैं तो आप तो नींद में भी नहीं रहते हो, है ना। अभी आपकी एनर्जी बेस बेहतर है, सारी चीजें बेहतर है, तो आप बिना प्रश्न को देखे, अगर आपने साइकोलॉजी जिस तरह से मैं चाहता हूं वैसे पढ़ रहे हैं अगर आप, और अभी तक पढ़ रहे हैं मुझे लगता है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनकी नहीं कह रहा, तो आप तो बिना प्रश्न को देखे भी उत्तर आसानी से कर सकते हो, इतनी मास्टरी आ जाएगी आप में, जैसे आप में से बहुत से लोग करते हैं। सुनीता से लेके, मोनिका से लेके सुमन तक, आप कुछ लोग जो बीच में बैठे हैं, पारुल, है ना, ये सब बता रहे हैं, आप भी ऐसा ही कर सकते हो। बस प्रॉब्लम ये है थोड़ी सी कि पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए थोड़ा सा आपको ये लग रहा है। यहां से जाने के बाद आपके सामने वीडियोस रहेंगे, है ना, उनको 2-2 बार पढ़ोगे ना, 8 महीने, 6 महीने, 7 महीने का टाइम है आपके पास, थोड़ा सा पढ़ना उनको। मैं कहता हूं कि मास्टरी हो जाएगी साइकोलॉजी में तो, और मास्टरी नहीं, बाकी सब्जेक्ट में भी इसका प्रभाव पड़ जाएगा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी हो जाएगी। सुन रहे हो मेरी बात? आप भी ठीक बताती हो प्रियंका, और लड़की आजकल तुम कम बताती हो, और आप भी आजकल कम बता रही हो। ओके ओके। धर्मा कहां गया था, क्या हो गया था, डेंगू? क्या हुआ, बुखार हुआ? तो बुखार हुआ तो घर पे गए थे, अभी ठीक हो ना, हो जाओगे ठीक। ओके चलिए, तो बात समझ में आ रही है आपको कैसे करना है हमको चीजों को। अगला देखिए, एक प्रोफेसर बीएफ स्किनर के नियमों के आधार पर परीक्षण का निर्माण कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। कॉन्सेप्ट जो कि इस परीक्षण में केंद्र पे होगा वह है, अब हमको यह देखना है, बीएफ स्किनर के सिद्धांत की बात की जा रही है, तो स्किनर में से कुछ आएगा। तो सूझबूझ स्किनर का है क्या? नहीं है सूझबूझ तो साहब, अस्तित्व का कारण भी इसका नहीं है, इनका नहीं है, ठीक है। अनुकरण कहीं ना कहीं भाषा के बारे में तो बोलते हैं, पर अनुकरण बेसिकली किससे संबंधित, अनुकरण किससे संबंधित, अनुकरण किससे संबंधित, अनुकरण का सिद्धांत किससे संबंधित, बेंडूरा। अनुकरण किससे संबंधित, बेंडूरा से संबंधित है। और पुनर्बलन अनुसूची तो स्किनर ने दी है, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, पुनर्बलन अनुसूची, डी, डी फॉर डॉग। ओके, बीच में ये ले लिए। चलिए अगला देखो, मैं कितनी बार मैंने आपको बताया कि ये सवाल आए परीक्षा में, ऐसे कर लेंगे अपन, है ना, इधर इधर। इसको टच करते हैं तब होता है। ओके, गेने की अधिगम सोपानिकी का छठा चरण बोलिए, कौन सा, शाबाश। सिद्धांत अधिगम कौन सा, बोलो, 7 नंबर। ये
6 नंबर, ये 5 नंबर, नहीं 4 नंबर, और ये 5 नंबर। आपको याद होगा पहले 4 तो है बिहेवियरल एस्पेक्ट और बाद वाले 4 हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट। एक बार परीक्षा में ऐसा भी सवाल आया गेने पे, सुन लेना, सुन रहे हो, कि उसमें जैसे मैंने आपको बोला लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, उसमें इस तरह की भाषा आई है कि संप्रत्यय अधिगम अनुगामी है सिद्धांत अधिगम का। तो वहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, इंग्लिश वाला भी देख लेना। मतलब आपको ये समझना है कि वो क्या कह रहा है, संप्रत्यय अधिगम सिद्धांत अधिगम से पहले आता है या फिर बाद में आता है। तो हम तो जानते हैं पहले आता है, लेकिन वो लैंग्वेज क्या बोल रही है। जिस ऑप्शन में ये बता दिया कि संप्रत्यय अधिगम अनुगामी है सिद्धांत अधिगम का, एक ऑप्शन में आपको ऐसा मिलेगा सिद्धांत अधिगम अनुगामी है संप्रत्यय अधिगम का, तो फंस गए ना। तो हमको क्या ध्यान रखना है, हमको उसको भी समझना है कि इस ऑप्शन का मतलब क्या है। बात समझ आ रही है मेरी? ओके। तो केवल रटने से काम नहीं होता। किसी ने गेने के 8 सोपान रट लिए फॉर एग्जाम्पल, है ना, लेकिन वो शब्दों से खेलना नहीं जानता, तो क्या मतलब है। इसलिए कहते हैं ना परीक्षा में रिजल्ट क्यों इस तरह से रहते हैं, वो इसी तरह से रहते हैं। तो हमारे साथ रह के आप दोनों चीजें कर लोगे। ओके, अब इधर वाला देखो, अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और हाँ, पहले ये करवा दूं ताकि इधर हो जाए, फिर हटाएंगे अपन। तो 75 वाला देख लो, व्यवहारवाद और समग्रवाद का मिश्रण कौन सा है। वैसे किसका सिद्धांत है, टोलमैन वाला है। टोलमैन व्यवहारवाद और समग्रवाद का मिश्रण है। टोलमैन की और भी खास बातें आपको याद है, पुनर्वलन को नहीं मानते, अव्यक्त अधिगम की बात करते हैं, एस थ्योरी देते हैं, संज्ञानात्मक नक्शा की बात करते हैं, और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स की बात करने वाले भी कारक हल और टोलमैन दोनों है, मध्यवर्ती चर की बात करने वाले भी है ना। ओके, तो यहां आप देखिए उद्दीपन परिवर्तन सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत किसका है, व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत किसने दिया, ये क्लार्क हल ने दिया। टोलमैन ने इसकी जगह कौन सा दिया, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत। कौन सा दिया, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत। और अगर मोलर मोलिक्यूलर दो शब्द आ जाए तो मोलिक्यूलर क्या होता है और मोलर क्या होता है। मोलिक्यूलर तो होता है टुकड़ों में, और मोलर क्या होता है, समग्र रूप में। टोलमैन मोलिक्यूलर की बात करेंगे कि मोलर की बात करेंगे, क्योंकि टोलमैन भी गेस्टाल्टवाद के समान है, समग्र की बात करते हैं। यह हल्का है। चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, पूर्णाकार की बात करने वाले टोलमैन भी हैं, ठीक है। तो ये सी चिन्ह पूर्णाकार किसका हो गया, टोलमैन का हो गया। ये राइट आंसर। ये सवाल कहां से लिए हमने, बताओ। परीक्षाओं में, एग्जाम में आए बार बार, वहां से लिए। और एक साथ हमको ये कहां पे मिलते हैं, हमारी बुक में, गणित। ओके, ये कितना बढ़िया सवाल दिया था। गणित से तर्क शक्ति तो भाषा से स्मृति का विकास होता है। ये अधिगम अंतरण का कौन सा सिद्धांत है, भूमिका। अरे वाह, शाबाश, राइट आंसर। आजकल हमने कम्युनिटी पे आंसर देने बंद कर दिए, तो धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं फिर। चलिए, तो सही जवाब है औपचारिक अनुशासन। आपको याद है औपचारिक अनुशासन क्या था, कि जिस तरह से मैंने वो एग्जांपल याद रखना, बाइसेप्स के लिए, थाइज के लिए अलग अलग एक्सरसाइज है, वैसे ही पुराने लोग मानते थे कि साहब, क्रिश्चियन वोल्फ एक महत्वपूर्ण नाम है उनमें, इवन प्लेटो और अरिस्टो भी इस बात को मानते थे कि साहब हमारे दिमाग में अलग अलग जो शक्तियां हैं, याद करने वाली, प्रत्यक्षीकरण करने वाली, अवधान करने वाली, तर्क करने वाली, इन सबको अलग अलग मजबूत बनाओ, ठीक है। इसको बोलते हैं मेंटल डिसिप्लिन, या फिर मानसिक अनुशासन, या फिर औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। ये आजकल मान्य नहीं है। तो इसमें तर्क शक्ति को तो गणित मजबूत करेगा, और स्मृति को भाषा, स्मृति का विकास भाषा। इसका मतलब अलग अलग योग्यताओं को हम स्पेसिफिक अलग अलग डिसिप्लिन के द्वारा, फैकल्टी के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा मजबूत बनाए। ओके, समरूप तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। जो कहते हैं कि आप कोई भी चीज सीखते हैं तो उसमें और आगे जो सीखते हैं दोनों में कोई समान तत्व है, सेम है, तो फिर वो ट्रांसफर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये किसके सिद्धांत है सारे, अधिगम अंतरण के। किसके हैं, अधिगम अंतरण के। ओके, सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, जुड ने दिया था। और इसमें खास बात क्या थी, प्रिंसिपल। वो चीज जो सब पे लागू होती है, वो है किसी भी चीज को सीखने में एक कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है जो सब पे लागू होता है। और पक्षांतरण का सिद्धांत किसका, कोहलर का। ये किसका है, कोहलर का है। इसमें क्या होता है, इसमें ये कहते हैं गेस्टाल्टवादी कि अंतरण अधिगम का अपने आप ही नहीं होता, हर परिस्थिति में नया सॉल्यूशन ढूंढते हैं।
चिंतन के द्वारा, सूझबूझ के द्वारा। तो ये पक्षांतरण का सिद्धांत कहलाता है। किसका सिद्धांत कहलाता है? पक्षांतरण का। ये कोहलर का है, ये क्रिश्चियन वुल्फ का है, ये जुड का है और ये थॉर्नडाइक का है। 72। ये तो हमारा फेवरेट है। पहले आप वो करो जो हम चाहें, फिर आप वो कर सकते हो जो आप चाहो। ये क्या है? यस, प्रीमेक प्रिंसिपल है। ये क्या है? प्रीमेक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, आपने पूछा था हमसे दर्द से छुटकारा पाना, तो याद रखना दर्द से छुटकारा, फ्री फ्रॉम पेन, किस प्रकार का पुनर्बलन है? बोलिए, प्राथमिक की द्वितीयक? प्राथमिक है, प्राइमरी है। वेक्टर वैलेंसी फिर आ गया। वेक्टर वैलेंसी किसने दिए? टोट लेविन ने। किसने दिए? टोट लेविन ने। बस हो गया। थैंक यू, बाय। अब दिवाली के बाद मिलेंगे। आप सबको हैप्पी दिवाली। लेकिन याद रखना, लोग दिए जलाएंगे, पटाखे जलाएंगे छत पे, आप क्या करना? आप बस ज्ञान का दीपक जलाना। और ज्ञान का दीपक कैसे जलता है पता है आपको? जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे रात को जाग के, उतने ही कमाल होंगे और मजा आएगा आपको। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा, आप सबको भी।